हेलो बच्चों, आजकल हम क्लास 11 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉज। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी निकाय पर जो है कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई निकाय है और उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है या बाह्य बल अनुपस्थित है, तो निकाय से संबंधित जो राशियां होती हैं, जैसे आपके पास जो है संवेग हो गया है, ऊर्जा, कोणीय संवेग, ठीक है, आवेश, जो आदि राशियां होती हैं, ठीक है, ये राशियां संरक्षित रहती हैं। और इन राशियों का जो है संरक्षित होना ही हमारा क्या कहलाता है, संरक्षण का नियम कहलाता है। तो जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो निकाय से संबंधित संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि राशियां संरक्षित रहती हैं, संरक्षित होती हैं या रहती हैं। इन राशियों का संरक्षित होना संरक्षण नियम कहलाता है। संरक्षण नियम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया है कि निकाय क्या है। जब किसी निकाय पर, तो निकाय क्या चीज होता है, ये जो निकाय आपके पास है ये कणों का समूह होता है। बहुत सारे कण, इस प्रकार से बहुत सारे जो कण हैं एक समूह में है, तो ये हमारा जो है कणों का जो समूह होता है, इसे हम कहते हैं निकाय। समझे ना, कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, निकाय। और जब इस निकाय पर कोई बाह्य बल, जो बाह्य बल है वो क्या है, अनुपस्थित है। बाह्य बल कैसा है, अनुपस्थित है, तो ऐसा निकाय विलगित निकाय कहलाता है। निकाय समझ गए, कणों का समूह क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। और यदि इस निकाय पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है या बाह्य बल अनुपस्थित है, तो ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं, जिस निकाय पर बाहर से कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, बाह्य बल क्या है, अनुपस्थित है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो ऐसा निकाय विलगित निकाय कहलाता है। विलगित, आइसोलेटेड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, विलगित निकाय कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास विलगित निकाय हो गया है। निकाय हम समझ गए हैं ये क्या होता है, जो आपके पास कण होते हैं, कणों का ये समूह होता है, बहुत सारे कण एक साथ होते हैं, तो निकाय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संरक्षण के नियम है, तो पहला नियम है यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय
संवेग संरक्षण नियम। तो देखिए यहाँ पे यदि जो है किसी गतिशील वस्तु, कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, कोई गतिशील वस्तु है और गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग का जो गुणनफल हो, कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका वेग v है, तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसका क्या कहलाता है, रेखीय संवेग कहलाता है। उसको हम P से दिखाते हैं, P बराबर m इंटू वी, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो आपके पास नियम है, जो संरक्षण का नियम है, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि यहाँ पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो निकाय का जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको लिखेंगे, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। परिभाषा आपने याद रखनी है ये कि रेखीय संवेग क्या होता है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा हमने, एक कोई पिंड आपके पास है, इसका द्रव्यमान m है और ये भी वेग से गतिमान है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो रेखीय संवेग कहलाता है, उसको हम P के द्वारा प्रसिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो आपके पास जो है संरक्षण का नियम है, इस नियम के अनुसार ठीक है, इस नियम के अनुसार यहाँ पर यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है संवेग जो है संरक्षित तभी रहता है जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, या संरक्षण का जो नियम जो लागू होता है ये तभी होता है जब वस्तु पर या निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल संवेग, किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया है। इसका हम उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। बंदूक से जब गोली दागते हैं, बंदूक से गोली का दागना, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या आपके पास संवेग संरक्षण का उदाहरण है। बंदूक से गोली को दागना, ठीक है। रॉकेट नोदन जो होता है, दूसरा हम लिख सकते हैं रॉकेट नोदन, ये भी आपके पास क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उसका उदाहरण है। दूसरा हमारे पास है संरक्षण का जो नियम है, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण में क्या होगा, ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो हम इसको किस प्रकार से जो है बोल सकते हैं, किस प्रकार से इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। जितनी ऊर्जा है मतलब उतनी की उतनी रहेगी।
ऊर्जा को केवल हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। समझे ना? ऊर्जा न तो ही उत्पन्न की जा सकती है और ऊर्जा न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। समझे? इस प्रकार से हम जो है ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है? कैसे? जो आपके पास सौर ऊर्जा आपने देखी है, तो सौर ऊर्जा जो होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो सौर नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सौर बैटरी में जो सौर ऊर्जा होती है ना, सौर ऊर्जा जो सौर बैटरी में होती है, उसे हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक? तो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण इसका हो गया है, सौर बैटरी में सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण हो गया है। अगले आपके पास है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण में क्या होता है, कोणीय संवेग है, इसमें लगता है बल आघूर्ण। तो यदि किसी निकाय पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का जो होता है कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि बल आघूर्ण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में। तो हम लिखेंगे इसको, इस नियम के अनुसार बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है? उदाहरण के लिए जो ग्रहों की गति होती है, तो ग्रहों की गति में जो है जो कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। तो लिख लेंगे हम, ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। चौथा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। अभी हमने आपको बताया था विलगित निकाय।
ठीक है। तो विलगित निकाय भी क्या होता है, इस पर जो है कोई भी बाइबल कार्य नहीं करता है। ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। ठीक। तो विलगित निकाय में क्या होता है, कुल जो आवेश की मात्रा होती है वो नियत रहती है। जो विलगित निकाय होता है उस पर कोई बाइबल कार्य नहीं करता है। तो विलगित निकाय लिखेंगे इसको इस नियम के अनुसार, विलगित निकाय, विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है या नियत रहता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, उदाहरण इसका, जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं। तो कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। तो रेशम का जो कपड़ा होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। समझिए, जैसे आपके पास ये है रेशम कपड़ा, ये कांच है, इस प्रकार से हमने इसको रगड़ा तो हमारी कांच की जो छड़ होगी वो धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। ठीक है। लेकिन जितना धनावेश इस पर है उतना ही ऋणावेश इस पर उत्पन्न होता है। जितना धनावेश जो है कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर भी उत्पन्न हुआ है। माना जो है इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है और रेशम के कपड़े पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है, तो कुल आवेश की मात्रा कितना हो जाएगी, कुल आवेश बराबर प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, कुल जोड़ते हैं और इस प्रकार प्लस क्यू प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कुल आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा, शून्य रहेगा, अर्थात नियत रहेगा। ठीक है। जितना आवेश पहले था इस पर, पहले क्या आवेश था, शून्य आवेश था। रेशम के कपड़े में पहले आवेश क्या कितना था, शून्य था, और अब भी आवेश क्या है, शून्य हो गया है। ठीक है। तो कुल आवेश की मात्रा रगड़ने से पहले था, पश्चात शून्य अर्थात नियत होती है। ठीक। तो इस प्रकार से ये इसका उदाहरण है, आप इसको जो है ध्यान से पढ़िए, और ये आगे भी आपके पास ये सारी परिभाषाएं जो है आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो आगे भी आपके पास उनका डिटेल होगा। ओके। और ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में यदि आप पढ़ते रहेंगे और डेली अभ्यास करते रहिए। ओके।